इस वीडियो में हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो हमारे पर्सनालिटी और एटीट्यूड के लिए जिम्मेदार है। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी शक्ल अपने माता पिता, दादा नाना आदि से मेल खाती है, या किसी अनजान व्यक्ति को देखकर ही हमें उसके रिश्तेदारों का अनुमान लग जाता है और वो सही भी निकलता है। इन सब का कारण आनुवंशिक लक्षण ही है। तो ये जानते हैं आनुवंशिकी के बारे में। इस पार्ट में हम मेंडलवाद की पुनर्खोज और आनुवंशिकी शब्दावली को जानेंगे। तो आइए चलते हैं इस आनुवंशिकी के सफर पर। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया के समय युग्मकों द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। सर्वप्रथम वंशागति या हेरिडिटी शब्द का प्रयोग 1863 में स्पेंसर ने किया था। अब समझते हैं मेंडलवाद के बारे में। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पौधों में वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। 22 जुलाई 1822 की रात ऑस्ट्रिया के लिए बहुत खुशनुमा साबित हुई क्योंकि उसी रात मेंडल साहब पैदा हुए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट यह है कि इन्होंने 1842 में डिग्री तो फिलोसफी अर्थात दर्शन शास्त्र में की, जिसके कारण वे ब्रून शहर में चर्च में पादरी बने। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने 7 साल चर्च के सामने वाले मटर उद्यान में संकरण प्रयोग में भी निकाले। 1865 में प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध वार्षिक पत्रिका को भेजा। अगले साल यानी 1866 में एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन अर्थात पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से उनका ये निष्कर्ष प्रकाशित हुआ। पौधों की वंशागति के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन हुआ, जिससे मेंडलवाद कहा गया। 6 जनवरी 1884 को इस महान वैज्ञानिक ने देह त्याग कर दिया। ऐसा नहीं था कि बाकी वैज्ञानिकों के दिमाग में ये विचार नहीं आया, किंतु सफलता केवल मेंडल को ही मिली। इसके 3 प्रमुख कारण थे। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जिससे वह उस लक्षण के स्पष्ट परिणाम ले सके। संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। साथ ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया, जिसके कारण परिणाम शीघ्र एवं सटीक प्राप्त हुए। अब जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया। क्योंकि मटर 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। यह एक द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा संयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्रदान कर सकता था। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण भी आसानी से किया जा सकता था। और चौथा कारण था कि मटर के पौधे में अलग अलग विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करते हैं। सही पादप के चयन के कारण मेंडल ने 7 साल में 7 विपर्यासी लक्षणों का प्रतिपादन किया। यहाँ हम 7 लक्षणों को बारी बारी समझते हैं। पहला है पादप की ऊंचाई। तो प्रभावी था लंबा पौधा और अप्रभावी था बौना पौधा। अर्थात जब लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण करवाया गया तब प्रथम F1 पीढ़ी का पौधा लंबा प्राप्त हुआ, उसे हम प्रभावी कहेंगे। दूसरा है पुष्प की स्थिति। तो प्रभावी थी कक्षीय स्थिति और अप्रभावी थी अग्रस्त स्थिति। अर्थात अगली पीढ़ी के सारे पौधे कक्षीय पुष्पों वाले प्राप्त हुए। परिपक्व फली की आकृति। प्रभावी थी फूली हुई और अप्रभावी थी संकीर्णित। अर्थात अगली पीढ़ी में सारी फलियां फूली हुई थी। चौथा है
अपरिपक्व फली का रंग प्रभावी था हरा और अप्रभावी था पीला। इसके बाद पुष्प का रंग, तो प्रथम F1 पीढ़ी में बैंगनी रंग के पुष्पों वाले पौधे प्राप्त हुए और सफेद पुष्प वाले पौधे अप्रभावी रहे। बीज की आकृति की बात करें तो सारे जो प्रथम पीढ़ी के पौधे थे उनके बीज गोलाकार थे, जबकि अप्रभावी थे झुर्रीदार। एक भी पौधा ऐसा नहीं था जिसके बीज की आकृति झुर्रीदार हो। सातवां था बीज का रंग, तो प्रभावी था पीला और अप्रभावी था हरा, अर्थात जब हरे बीज वाले पौधे के साथ पीले बीज वाले पौधे का संकरण करवाया गया तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सारे पौधे पीले रंग वाले थे, इसलिए प्रभावी हो गया पीला और अप्रभावी हो गया हरा। मेंडलवाद की पुनर्खोज। होशियार सावधान, 35 वर्षों से उपेक्षित मेंडल के वंशागति के नियम हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस एंड ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमैक ने पृथक कार्य करते हुए आज मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कर ली है। आनुवंशिकी शब्दावली। मेंडल के वंशागति के नियमों को समझने हेतु कुछ तकनीकी शब्दों को समझ लेना आवश्यक है। बारी बारी एक एक करके सारे तकनीकी शब्दों को जानते हैं। पहला है जीन, वह कारक जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, अर्थात किसी सजीव का रंग, रूप, आकार आदि जीन ही नियंत्रित करता है। मेंडल पहले इन्हें कारक कहते थे, बाद में जॉनसन ने जीन नाम दिया। अगला है युग्म विकल्पी। जीन के दो विपर्यसी अर्थात विपरीत स्वरूप वाले युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। जैसे बीज की आकृति नियंत्रित करने वाले जीन में दो युग्म विकल्पी होंगे, या तो बीज गोल होगा या झुर्रीदार। संयुग्मजी। यदि जीन में दोनों युग्म विकल्पी समान हो, ऐसे युग्म विकल्पी संयुग्मजी कहलाते हैं। विषम युग्मजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन में दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं हो तो ऐसे युग्म विकल्पी विषम युग्मजी कहलाते हैं। अगला है लक्षण प्ररूप। ये शब्द किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मटर के पौधे की लंबाई जिसे हम देख सकते हैं, ये एक प्रकार का लक्षण प्ररूप ही है। जीन प्ररूप। किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना जीन प्ररूप कहलाती है। बस यूं समझ लो कि अगर कोई लड़का गोरा है तो जरूरी नहीं कि उसकी माँ और पिताजी दोनों गोरे हो, उसका जीन प्ररूप दोनों का मिश्रण होगा। अगला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। नाम से स्पष्ट है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, वहीं जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला है एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए एक संकर संकरण कहलाता है। वहीं द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। त्रिसंकर संकरण में 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और बहुसंकर संकरण में कई लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। संकरण का अर्थ होता है दो युग्मकों का मिलान। अब जानते हैं परीक्षण संकरण के बारे में। वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करवाया जाए परीक्षण संकरण कहलाता है। अगला है संकर पूर्वज संकरण। जब संतति पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण। इसको समझने के लिए माना दो पादप A तथा B है, तो वह संकरण जिसमें प्रथम बार A पादप को नर एवं B पादप को मादा मानते हैं और द्वितीय बार A पादप को मादा एवं B पादप को नर मानते हैं, तो ऐसा संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है।
अगला है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाते हैं जनक पीढ़ी कहलाती है। फिर है F1 पीढ़ी। जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। फिर है F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। एक संकर अनुपात। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए किए जाने वाले एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वंशागति के नियम एवं इनका महत्व जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।